चलिए दोस्तों, इंडिया 16 के बिल्कुल लास्ट लेक्चर पे हम आ चुके हैं और एक लास्ट टॉपिक बचा है जिस पे मुझे 3 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं और इसी के साथ आपके पास में पूरे का पूरा इंडिया 16 कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है। आईसीएम मॉडल के सारे क्वेश्चन हमने ले लिए, प्लस आरटीपी एमटीपी के भी कुछ क्वेश्चन जो बनते थे आपके पास में डिस्कस करने, वो भी मैंने एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने ले लिए। जो मैंने एग्जाम्पल आपको बीच बीच में कहीं ना कहीं दिए हैं, तो वो एग्जाम्पल सिर्फ बनाए हुए नहीं है, ध्यान रखिए, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन हैं जो आपके आरटीपी एमटीपी में आए हैं, ठीक है। तो उन एग्जाम्पल को भी आप इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। वही एग्जाम्पल आपके पास में आरटीपी एमटीपी में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब आप बाद में खुद से आरटीपी एमटीपी प्रैक्टिस करेंगे, वैसे मैं लास्ट में करवाने वाला हूँ, लेकिन आप खुद से करिए, वैसे ही मेरी इच्छा है, ठीक है ना। और कहीं पे भी डाउट आता है तो फिर आप वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आरटीपी एमटीपी में भी करवाने के प्लानिंग में हूँ, ठीक है। तो वो तो मैं करवाऊँगा, वो ठीक है आपके पास में। लेकिन जब कभी भी आप खुद से कर रहे हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे जो एग्जाम्पल में करवाए थे। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मैच करने को मिलेंगे, ठीक है। इंडिया 16 में लास्ट लेक्चर की ओर है हम, यहाँ पे 3 क्वेश्चन करवाने हैं। अब क्वेश्चन पे जाए उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूँगा कि ये 3 क्वेश्चन मुझे करवाने हैं वो किस पॉइंट के ऊपर है। तो आपने मेरे साथ एक वर्ड पढ़ा था इन्हीं पिछले लेक्चर के अंदर, क्या नाम था? नाम था डीकमिशनिंग कॉस्ट। अब डीकमिशनिंग कॉस्ट का क्या मतलब था वैसे तो पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार आपको सिर्फ याद करवा देता हूँ ऊपर ऊपर से। वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए डिटेल की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज़ किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया है सर? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज़ किया है। अब इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। इनिशियल में आप परचेज़ कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं और गवर्नमेंट ग्रांट मिल सकती है, ये XYZ, ये सारी चीज़ें हैं आपके पास में। गवर्नमेंट ग्रांट तो वैसे ठीक है आपके पास में, दूसरे इंडेक्स में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये एक तरीका है, ये हम पढ़े थे। तो वैसे ही मैंने कह दिया कि सर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हम परचेज़ करके लेके आए हैं और इसका कॉस्ट मैंने आपको फॉर एग्जांपल बता दिया, कॉस्ट है 5 लाख रुपीज़, ठीक है। इस पे कुछ टैक्सेस वगैरह लगे हैं, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ का टैक्स लगा है और मैंने कह दिया कि ये नॉट रिफंडेबल है, नॉट रिफंडेबल। और एक और चीज़ मैंने कही कि सर 1 लाख रुपए का खर्चा होगा आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर्स। 4 साल बाद आपको 1 लाख रुपए का खर्चा करना है। किस चीज़ से रिलेटेड? मैंने कहा कि सर 4 ईयर के बाद क्या होगा, इस मशीनरी को हमें हटा के दूसरी ओर शिफ्ट करना होगा, ठीक है। तो कहते हैं कि जिसे हम शॉर्ट में डीकमिशनिंग कॉस्ट कहते हैं, ठीक है, जिसे हम डीकमिशनिंग कॉस्ट कहते हैं बेसिकली। तो डीकमिशनिंग का कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि सर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आपने जहाँ पे फिटिंग वगैरह करवा रखा है उसे एक जगह से हटाना है और हटाने के लिए भी पैसे लगते हैं, ठीक है। आप वो सीधी सी बात है, ऐसे बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है जिसको फिट करने के भी पैसे लगते हैं और उसके बाद उसे निकालने के भी पैसे लगते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्लॉट खरीद रखा है, ठीक है, आपने कोई प्लॉट खरीद रखा है और आपने इसे रेंट पे लिया है और इसके रिलेटेड आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि कॉन्ट्रैक्ट ये है कि 4 साल तक आपके पास में ये प्लॉट रहेगा, ठीक है। तो 4 ईयर के लिए आपने यहाँ पे सेटअप कर दिया, यहाँ पे मशीनरी है, ये दूसरी मशीनरी, तीसरी मशीनरी। तो जैसे ही 4 साल ख़त्म हो गए, ओबियसली ये आपकी जगह खाली करनी पड़ेगी और जगह खाली करने के लिए सारे सामान को आपको जो है शिफ्ट करना पड़ेगा कहीं और। तो ये मशीनरी जो आपने फिट कर रखी है उसे हटाना तो पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ये जो फिटिंग वगैरह है उसे सही से निकालना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो ये निकालने का खर्चा जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं डीकमिशनिंग कॉस्ट, ठीक है। ध्यान रहे डीकमिशनिंग कॉस्ट को हम दूसरे 2-3 नाम से जानते हैं, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे आपको बता रखा होगा रिस्टोरेशन कॉस्ट, डीकमिशनिंग कॉस्ट, ठीक है। फिर भी मैं आपको लिखवा दूंगा, वो चीज़ लिख के रखिएगा। कई बार एग्ज़ाम में क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर आपको दूसरे दूसरे नाम दे दिए जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सारे नाम एक ही होते हैं, राइट। तो यहाँ पे वैसे मैं यहीं पे बता देता हूँ, लिखने की आपको कहीं ज़रूरत पड़े तो लिख लीजिए। डीकमिशनिंग कॉस्ट कह सकते हैं
डिसमेंटलिंग कॉस्ट कह सकते हैं और रिस्टोरेशन कॉस्ट कह सकते हैं। तीनों वर्ड का मतलब एक ही है, तीनों वर्ड का मतलब एक ही है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, किसी को लगे तो लिख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में कोई भी वर्ड दे दे, दोनों सभी का मतलब एक ही है। याद आना चाहिए कि हाँ ये यही चीज़ है, वरना कोई मतलब रिस्टोरेशन कॉस्ट ऐसा वर्ड दे दिया तो समझेंगे कि ये क्या आ गया। तो पहले ही आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। फिर से एक बार तीनों नाम बोलता हूँ। सबसे पहले डीकमिशनिंग कॉस्ट का है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट का है, या फिर रिस्टोरेशन कॉस्ट का है। तीनों वर्ड एक ही है, डिसमेंटलिंग, डीकमिशनिंग, रिस्टोरेशन। ये तीनों वर्ड का मतलब एक ही है, ठीक है। तो इस टॉपिक को थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में हमें समझना है, जिस पे हमें 3 क्वेश्चन देखने हैं। क्लियर है? अभी इस पे क्या डिटेल बाकी है? तो मैंने कहा कि सर ये क्वेश्चन तो ये वही है जो मैंने एग्जांपल में आपको समझाने के लिए बताए थे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, कि डीकमिशनिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है। ऐसा एग्जांपल मैं ले चुका हूँ आपके पास में। अब डिटेल ये पढ़ना है कि देखिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। आज हम यहाँ पे हैं और हमने 5 लाख रुपए की एक मशीनरी परचेज करी है। 1 लाख रुपए का खर्चा कब होने वाला है सर? 4 साल बाद, मतलब ईयर 1, 2, 3 एंड आपके पास में 4। ये 4th ईयर जो है ना, ये 4th ईयर एंडिंग जो है ना, वहाँ पे आपको 1 लाख रुपए के खर्चे होने वाले हैं। किससे रिलेटेड सर? डीकमिशनिंग कॉस्ट है, डीकमिशनिंग कॉस्ट है। तो कहते हैं 1 लाख रुपए का जो ये डीकमिशनिंग का कॉस्ट है, इससे रिलेटेड आपको एक और पॉइंट पढ़ना है डिटेल में। क्या चीज़? मैंने कहा कि सर 1 लाख रुपए तो फ्यूचर में होंगे, ये हमने क्या किया है सर? एक्सपेक्टेशन है हमारी, ये हमारी कोई कैलकुलेशन है। क्या एक्चुअल में ही 1 लाख होगा ये ज़रूरी है, कंपलसरी? आंसर इज नो सर। कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर तो अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। होने को तो 80,000 का खर्चा हो सकता है 1 लाख से हट के, होने को तो 2 लाख का भी खर्चा हो सकता है। ज़रूरी थोड़ी ना 1 लाख ही होगा। ये तो हमारी कैलकुलेशन है कि 4 साल बाद 1 लाख का खर्चा होगा ऑलमोस्ट, लेकिन कंपलसरी तो नहीं कि इतना ही होगा। लेकिन अकाउंटिंग इंड एस 16 क्या कहता है कि भाई जो भी खर्चा होने वाला है वो कैलकुलेट करके उसे आज की प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके आज के प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के कॉस्ट में आपको ऐड करना है। और हम करते थे ऐसे क्वेश्चन, मैंने दिखाया है आपको कि कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आएगी सर। 5 लाख आएगा, यस सर। टैक्सेस आएगा, यस सर, क्योंकि नॉन रिफंडेबल है। प्लस ये 1 लाख भी आएगा, लेकिन इसकी प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके ये भी हम कॉस्ट में ऐड करेंगे। ऐसा क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है ना। तो कोई कंफ्यूज मत होइएगा और ना ही मुझे कंफ्यूज करिएगा कि नहीं पता है ऐसा कुछ। रिवीजन करके नहीं आया तो भूल जाइए आपके पास में, रिवीजन करके नहीं आए तो लेक्चर देखने का कोई मतलब नहीं बनता, राइट। रिवीजन करके आए तभी आप यहाँ पे देखिए। तो मैंने कहा ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि ऐसे डीकमिशनिंग कॉस्ट हम लेते हैं जिसे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये तो 4 साल बाद का खर्चा है ना। आज का प्रेजेंट वैल्यू कुछ डिफरेंट होगा और रेट इसके लिए ऑलवेज क्वेश्चन में दिया रहता है, हमें नहीं एज्यूम करना होता है। रेट ऑलवेज क्वेश्चन में होता है, उस रेट के हिसाब से हम उसे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं आपके पास में, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। तो ये क्लियर था सर। लेकिन मेन चीज़ जो हमें यहाँ पे देखनी है कि इंड एस 16 ने तो कह दिया कि सर एस्टिमेट आपको निकालना होगा और उसे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट में ऐड करना होगा। अब ज़बरदस्ती एस्टिमेट लगाना पड़ा, 1 लाख रुपए हमने एस्टिमेट किया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपए हमने करके उसे ऐड तो कर दिया और कॉस्ट निकाल के हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की रिकॉर्ड कर दी कि भाई इतनी कॉस्ट रहती है, और रिकॉर्डिंग हमने कर दी। अब ईयर 1 ख़त्म हुआ, ईयर 2 ख़त्म हुआ, ईयर 3 ख़त्म हुआ, ईयर 4 ख़त्म हुआ, ये आपके पास में टोटल लाइफ है। अब मेरा कहना ये था कि सर जैसे ही ईयर 2 एंड आया ना, ईयर 2 जैसे ही ख़त्म हुआ ना, ये वाला पार्ट, ईयर 2 जैसे ही ख़त्म हुआ ना, ठीक है, तब मुझे एक बात जानने को मिली। ईयर 2 जैसे ही ख़त्म हुआ, एक बात जानने को मिली। क्या चीज़ सर? यहाँ पे मुझे एक बात जानने को मिली, ये चीज़ कि सर अब तो मार्केट में सबके खर्चे बढ़ गए हैं, महंगाई आ चुकी है। और ईयर 2 के एंड में मुझे पता चला कि ये जो 1 लाख का हमने एस्टिमेशन किया था ना, अब 1 लाख नहीं, अब लगेगा 1,50,000 रुपये। 1,50,000 का खर्चा होगा, 1 लाख का नहीं होगा।
क्योंकि महंगाई हो चुकी है। या फिर हो सकता है हमारे एस्टिमेशन में कुछ गलती हो, 2 साल बाद पता चला कि भाई 1,50 है। हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। अब क्या करें? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट में तो हमने 1 लाख के हिसाब से ऐड किया था, असल में खर्चा कितना था? 1,50। तो सर इसे हम कहते हैं चेंजेस इन डीकमिशनिंग कॉस्ट। अगर डीकमिशनिंग कॉस्ट में किसी कारण सर चेंजेस होता है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ट्रीटमेंट तो करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। अब 1 लाख का खर्चा 1,50 हो चुका है, मतलब चेंज हुआ है। हो सकता है 1 लाख का खर्चा 80 भी हो जाए, 80,000। ठीक है, तो चेंजेस होता है, तो चेंजेस का ट्रीटमेंट क्या करना है वो चीज़ हमें पढ़नी है। ये हमारे इस इंडेक्स का लास्ट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, चेंजेस इन एस्टिमेशन ऑफ डीकमिशनिंग कॉस्ट, जिसे हम डीकमिशनिंग, डिसमेंटलिंग या फिर रिस्टोरेशन कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो आज का टॉपिक, या फिर आप कह सकते हैं इंडेक्स का लास्ट टॉपिक, इंडेक्स 16 का ये वाला है। ठीक है, तो हेडिंग देंगे मेरे साथ, चेंजेस इन एस्टिमेशन ऑफ, रिस्टोरेशन कह सकते हैं, डीकमिशनिंग कह सकते हैं, डिसमेंटलिंग कह सकते हैं। ये चीज़ हमें पढ़नी है। तो आइए मेरे साथ, यहाँ पे हेडिंग हम किस कलर से लिख रहे थे ये हम देख लेते हैं ज़रा। ये 4th पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हम इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे थे। ओके, चलिए ये चीज़ हो जाती है। ओके, ये कॉपी कर लेना चाहिए हमें। बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है आपके पास। तो यहाँ पे हम जो है इस चीज़ को ये लीजिए। ओके, डन। तो ये चीज़ आपके पास में, मेरे साथ हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे। मेरे साथ यहाँ पे आप हेडिंग लिखेंगे, चेंजेस इन एस्टिमेशन ऑफ चेंजेस इन एस्टिमेशन, जो हमने एस्टिमेशन किया था किस चीज़ का सर? डीकमिशनिंग कॉस्ट का। तो कहते हैं एस्टिमेशन ऑफ डीकमिशनिंग कॉस्ट कह सकते हैं। मैं पूरा वर्ड लिख लेता हूँ, कोई स्टूडेंट का यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखूँ और किसी स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट हो। ठीक है, तो स्पेलिंग वगैरह थोड़ा सा देख लीजिए। वैसे स्पेलिंग वगैरह अकाउंटिंग में ज़रूरी नहीं है आपके पास में एग्जैक्ट हो, उसके कोई मार्क्स कटने हैं नहीं, ठीक है ना, कोई ज़रूरी नहीं है। कहते हैं डीकमिशनिंग कॉस्ट आप कह सकते हैं डीकमिशनिंग कॉस्ट, आप कह सकते हैं रिस्टोरेशन कॉस्ट। ठीक है, और आप कह सकते हैं इसे डिसमेंटलिंग। आप कह सकते हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ये आपके पास में हेडिंग रहा कि अगर चेंजेस हो जाता है तो क्या होगा, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। तो यही हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रीटमेंट क्या की जाए। तो यहाँ पे लिखिए मेरे साथ, ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट हम यहाँ पे देख लेते हैं। आइए मेरे साथ, अब देखिए ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पूछा गया कि सर आपने कौन सा मॉड्यूल या फिर आपने कौन सा मॉडल अप्लाई किया था। ठीक है, रिवैल्यूएशन के लिए, रिवैल्यूएशन नहीं, आप सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए आपने कौन सा मॉडल अपनाया था, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि सर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करते वक्त आपको 2 ही मॉडल अप्लाई करने के लिए कहे गए थे। आप कोई भी कर सकते थे, या तो आप कॉस्ट मॉडल अपनाइए,
या फिर आप रिवैल्यूएशन मॉडल अपनाइए। रिवैल्यूएशन मॉडल, राइट। तो ये आपके पास में दो हो गए। अब कॉस्ट मॉडल में भी हो सकता है और रिवैल्यूएशन मॉडल में भी हो सकता है, ठीक है। दोनों में ही हमें ये चीज़ तो लेनी ही लेनी है। डिकमीशनिंग कॉस्ट अगर दिया गया है तो आपको उसे कंसिडर तो करना ही है, चाहे कोई भी मॉडल हो। और चेंजेस भी दो तरीके से हो सकता है, या तो इंक्रीज़ हो सकता है या फिर डिक्रीज़ हो सकता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल में कहा कि सर 1 लाख से 80 हो गया या फिर 1.5 लाख हो गया, तो चेंजेस दोनों तरफा हो सकता है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों तरीके से। तो कॉस्ट मॉडल में मैं कहता हूँ कि अगर इंक्रीज़ हुआ है या फिर डिक्रीज़ हुआ है, दो ही चेंजेस होंगे। तो मैंने कहा कि सर या तो इंक्रीज़ होगा अमाउंट, जो चेंजेस है, या तो इंक्रीज़ होगा या फिर जो चेंजेस है वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, या तो चेंजेस इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा। सेम वे रिवैल्यूएशन मॉडल में भी चेंजेस तो या तो डिक्रीज़ या फिर इंक्रीज़, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ठीक है, या तो इंक्रीज़ या फिर आपके पास में डिक्रीज़। लो जी, चीज़ें क्लियर है, इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा। अब मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि अगर कॉस्ट मॉडल है, अगर कॉस्ट मॉडल है, इसमें इंक्रीज़ हुआ तो क्या करेंगे? तो सिंपली ऐड टू द कॉस्ट। जो हमारी कॉस्ट है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की, उसमें सिंपली ऐड कर दो, काम ख़त्म करो। कॉस्ट मॉडल में तो कुछ ऐसा चेंजेस वगैरह थे नहीं, आपको क्या करना है, सिंपली उसमें ऐड कर देना है, कोई फ़र्क थोड़ी ना है। अरे भाई 1 लाख का 150 हो गया, तो 50 वगैरह जो है, 50 का जो भी प्रेजेंट वैल्यू उस दिन बनता है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल के ऐड कर दो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कॉस्ट मॉडल में कुछ कैलकुलेशन थी नहीं, आप समझिए। कॉस्ट मॉडल में कोई कैलकुलेशन पहले थी नहीं, आपको तो बड़ा ही यहाँ पे सिंपल रहता है कि भाई ऐड टू द कॉस्ट, ख़त्म। वैसे ही अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो डिडक्ट कर दीजिए। कॉस्ट मॉडल में पहले भी कभी कोई दिक्कत थी नहीं, आज भी नहीं है। रिवैल्यूएशन मॉडल में तो वो सब रिवैल्यूएशन करवाते थे, फेयर मार्केट वैल्यू वगैरह चीज़ें, ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी थी कैलकुलेशन। कॉस्ट मॉडल में तो कभी कोई कैलकुलेशन थी नहीं, तो वैसे भी यहाँ पे भी नहीं है। कहते हैं कि डिसमेंटलिंग में चेंजेस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। क्या चेंज हुआ है? इंक्रीज़ हुआ है, ऐड कर दो। डिक्रीज़ हुआ है, डिडक्ट कर दो। कहते हैं डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट, डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट। लो जी, ख़त्म। और वो अगर आपके पास में यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए ये जर्नल एंट्री पूछ ले कि अगर ऐड हुआ है तो जर्नल एंट्री क्या होगा? सर ऐड हो रहा है, सीधी सी बात है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? ऐड हो रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने जो एग्जांपल लिया कि 1 लाख से अब 1,50,000 हो गया, तो 50 हमें कॉस्ट में ऐड करना है, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट होगा। और टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग भी बढ़ा देंगे आपके पास में। और अगर डिडक्ट हो रहा है, मतलब डिक्रीज वाले बात, तो यहाँ पे अगर जनरल एंट्री पूछ ले तो उल्टा कर देंगे, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। क्यों क्यों क्रेडिट हुआ? इसलिए क्योंकि वैल्यू कम हो रही है, अब वैल्यू कम हो रही है। क्लियर है? अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन मॉडल में आइए। कहते हैं कि अगर इंक्रीज़ हुआ तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट में हम ऐड या फिर लेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल ने कभी आपको कॉस्ट के साथ खेलने के लिए कहा ही नहीं था। रिवैल्यूएशन मॉडल ने एक चीज़ आपसे कही थी, याद करिए, कि अगर लॉस होता है, अगर प्रॉफिट होता है, जो भी आपके पास में, रिवैल्यूएशन सरप्लस से आप जो है क्या करेंगे सर? रिवैल्यूएशन सरप्लस से एडजस्ट करेंगे। रिवैल्यूएशन गेन या फिर लॉस, वर्ड याद आ रहा है? रिवैल्यूएशन गेन या फिर लॉस के हिसाब से आप उसे ट्रीट करेंगे। लॉस होता है तो हम पीएनएल में डालते हैं, प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में डालते हैं, याद है ना? तो ये चीज़ आपके पास में, तो कहते हैं कि सर इंक्रीज़ हुई है आपके पास में, ठीक है, तो आपके पास में डीकमीशनिंग कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो गई।
इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि सर ये रीवैल्यूएशन लॉस है, रीवैल्यूएशन लॉस है। और यहाँ पे कहते हैं कि वैल्यू जो है डीकमीशनिंग कॉस्ट की वो डिक्रीज हो गई, तो ये आपके पास में रिवैल्यूएशन गेन है, रिवैल्यूएशन गेन है। अब जब मैं ऐसा बताता हूँ कोई भी लेक्चर में, किसी भी लेक्चर में, जब भी मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई ये रिवैल्यूएशन गेन है, ये रिवैल्यूएशन लॉस है, अब से स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट आ ही जाते हैं कि सर रिवैल्यूएशन गेन कैसे हुआ, लॉस कैसे हुआ। नॉर्मली क्या होता है, देखिए जब भी मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट एक ही डाउट पूछते हैं, कहते हैं कि सर डीकमीशनिंग कॉस्ट तो बढ़ा है, मतलब कि असेट की प्राइस बढ़ी है, असेट की वैल्यू बढ़ी है, तो अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो ये तो फ़ायदा होना चाहिए, असेट की वैल्यू बढ़ी है तो फ़ायदा हुआ ना, तो सर यहाँ पे गेन होना चाहिए और यहाँ पे लॉस होना चाहिए। ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं जनरली स्टूडेंट। तो सर आपने उल्टा लिख दिया है, ऐसा कहते हैं स्टूडेंट। तब मुझे समझाना पड़ता है कि दोस्त ये कॉस्ट मॉडल नहीं है। कॉस्ट मॉडल में हम क्या करते हैं सर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट से ये डिसीजन लेते हैं कि फ़ायदा हुआ या फिर नुकसान। जैसे कि ये देखिए, ये कॉस्ट मॉडल है। कॉस्ट मॉडल में क्या होता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डायरेक्ट कॉस्ट को ही हम देखते हैं कि उसमें क्या चेंजेस आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे कॉस्ट मॉडल में डीकमीशनिंग कॉस्ट इंक्रीज़ हो रहा था, तो डीकमीशनिंग कॉस्ट इंक्रीज़ हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट में क्या चेंजेस हो रहा है सर, वो भी आपके पास में इंक्रीज़ हो रहा है। तो कॉस्ट को यहाँ पे देखा जा रहा था, क्योंकि कॉस्ट मॉडल है, कॉस्ट इंक्रीज़ हो रहा है तो ये फ़ायदा है, तो हमने ऐड कर दिया कॉस्ट में, और कॉस्ट अगर डिक्रीज़ हो रही है तो डिडक्ट कर देंगे। लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल ने कभी कॉस्ट को ध्यान ही नहीं दिया था, अगर याद करें तो। मैंने आपको जब भी रिवैल्यूएशन मॉडल पढ़ाया था सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के वक्त, तो मैंने आपको कहा था कि रिवैल्यूएशन मॉडल कभी भी कॉस्ट को आपको देख ही नहीं रहा था, वो तो कॉस्ट को कन्वर्ट करने के लिए कह रहा था कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, फेयर वैल्यू आपके पास में। कॉस्ट के लिए, कॉस्ट का उसके लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस था ही नहीं आपके पास में। वो किसके बेसिस पे काम कर रहा था, फेयर वैल्यू के बेसिस पे। बात समझ रहे? तो कॉस्ट का तो उसके लिए कोई इम्पोर्टेंस था ही नहीं बेसिकली, ना कॉस्ट थी और ना कोई इससे रिलेटेड फ़ायदा। तो अगर कॉस्ट थी ही नहीं तो आपका ये सोचना ही एकदम बेकार है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे तो कॉस्ट का जो है नामो निशान ही नहीं है। यहाँ पे आपको देखना होता है डीकमीशनिंग कॉस्ट के नज़रिए से, डीकमीशनिंग कॉस्ट के नज़रिए से। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट तो यहाँ पे है ही नहीं, वो तो भूल ही जाइए एकदम। डीकमीशनिंग कॉस्ट के नज़रिए से आपको डिसाइड करना है कि गेन हो रहा है या फिर लॉस। अब देखिए, डीकमीशनिंग कॉस्ट आपकी इंक्रीज़ होती है तो ये आपके लिए फ़ायदा है या फिर लॉस है, नुकसान है? सर नुकसान है। क्यों? क्योंकि डीकमीशनिंग कॉस्ट एक तरीके से हमारी लाइबिलिटी है। क्यों? हाँ, क्यों लाइबिलिटी है? क्योंकि हमें फ्यूचर में पे करना है, मिलना नहीं है, पे करना है। खर्चा है एक तरीके का, लाइबिलिटी है। अगर लाइबिलिटी 1 लाख थी, अब 1.5 लाख हो गए, तो ये तो हमारा नुकसान है कि अब 50,000 ज़्यादा पे करना पड़ेगा, इसलिए ये लॉस है। और लाइबिलिटी फॉर एग्जांपल 1 लाख से 80 हो गई, तो यह तो आपका गेन है, फ़ायदा है, तो ये गेन है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रहे, कॉस्ट मॉडल में कॉस्ट के नज़रिए से देखा जाता है, रिवैल्यूएशन मॉडल में उस पर्टिकुलर वर्ड पे ध्यान दिया जाता है, किस पर्टिकुलर जिसकी आप डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे डीकमीशनिंग कॉस्ट की डिस्कशन हो रही है, तो डीकमीशनिंग कॉस्ट के नज़रिए से यहाँ पे देखा जाएगा कि फ़ायदा है या फिर लॉस। डीकमीशनिंग कॉस्ट इंक्रीज़ हो रहा है तो ये तो नुकसान है, लॉस। डीकमीशनिंग कॉस्ट कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ये तो फ़ायदा है, गेन। चीज़ें क्लियर हो रही है आगे आपके पास में। अब लॉस है तो सीधी सी बात है, पीएनएल में चार्ज करते हैं। यहाँ पे लिखना है तो लिख लीजिए, वैसे लिखवा रखा है आपको कि लॉस होता है तो कहाँ जाता है सर, पीएनएल में। ठीक है, तो वैसे लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास में कोई भूल गया हो तो लॉस वगैरह होता है तो हम पीएनएल में चार्ज करते हैं, ये चीज़ तो आपको वैसे भी पता है। ठीक है, और फ़ायदा वगैरह होता है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस है हमारे पास। रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो चीज़ें क्लियर हो रही है आगे आपके पास में, रिवैल्यूएशन सरप्लस। बस यही टॉपिक आपको पढ़ाना था और ये चीज़ ख़त्म। ठीक है, बस अब मुझे इसकी कैलकुलेशन बतानी है और बात ख़त्म हो जाएगी। कैलकुलेशन मतलब सर,
अब सीधी सी बात है, अब जैसे कि मैंने कहा कि सर क्या करना है, इंक्रीज़ हुआ तो ऐड कर देना, डिक्रीज़ हुआ तो डिडक्ट कर देना। रिवैल्यूएशन में इंक्रीज़ हुआ तो सीधी सी बात है एक तरीके से लॉस रिकॉर्ड कर देना, और डिक्रीज़ हुआ तो एक तरीके से गेन रिकॉर्ड कर देना। लेकिन सर इंक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हुआ, गेन रिकॉर्ड कर देना, लेकिन अमाउंट कैसे निकालेंगे? ठीक है, अमाउंट कैसे निकालेंगे? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि सर एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। क्या है सर? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू जब हमने परचेज किया 5 लाख थी, 5 लाख रुपीज़। एक डीकमीशनिंग कॉस्ट है जो कि 1 लाख थी, और 1 लाख कब पे करना है? कहते हैं एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर एंड। तो उसे मैं प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया, और मैं अभी कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ, ये 60,000 हो रहा है, एग्जांपल सिर्फ। ठीक है, अभी कन्वर्ट कर नहीं रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको क्वेश्चन के साथ पढ़ा चुका हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको आती है, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कि उस 1 लाख को हमने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया, और ये 60,000 आ गए। तो ये हमने वैल्यू रिकॉर्ड कितनी की थी सर? 5,60,000, 5,60,000। ठीक है, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया था। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सर 2 साल बाद पता चला कि ये 1 लाख नहीं, 1,50 है। तो बेसिकली ये क्या हुआ सर? इंक्रीज हो गया। ठीक है, क्या हुआ सर? इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीज होता है तो आपको क्या कहा है रूल ने? रूल ने कहा है कि अगर कॉस्ट मॉडल इंक्रीज होता है तो डायरेक्टली ऐड कर देना, और यहाँ पे रिवैल्यूएशन मॉडल में कहता है कि अगर ये डीकमीशनिंग कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो एज अ लॉस आप रिकॉर्ड कर देना। लेकिन सर एज अ लॉस रिकॉर्ड तो कर देंगे, अमाउंट क्या है? 50,000 लेंगे क्या? या फिर कुछ कन्वर्ट करके कैसे निकालना है सर इसकी कॉस्ट? 5,60 को, अब ये 5,60 जो हमने रिकॉर्ड किया था ये तो गलत है। अभी तो ये गलत हो गया क्योंकि ये एस्टिमेशन में चेंज हो गया, तो ये अमाउंट गलत हो गई। इसे सही कैसे करें? सही कैसे करें, ये क्वेश्चन है। इसको सही कैसे करें? तो इसके लिए ही तो बता रहा हूँ कि इसकी कुछ कैलकुलेशन, मुझे बस छोटी सी कैलकुलेशन लिखवानी है, वैसे टॉपिक ख़त्म हो चुका है। कैलकुलेशन बतानी है कि 5,60 को, ये 5,60,000 जो है, इसे सही कैसे करेंगे। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, 5,60,000 को हमें सही करना है। तो बस हेडिंग दे दीजिए छोटा सा कि कंप्यूटेशन कैसे करनी है, वही मैं आपको बता देता हूँ। कहता है कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ चेंज, हेडिंग देंगे। कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ चेंज। ठीक है, कैसे करना है? बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले तो भाई प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, रिवाइज्ड एस्टिमेशन डीकमीशनिंग कॉस्ट। डीकमीशनिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करिए ऑन द डेट ऑफ चेंजेस, जिसमें से आपको माइनस कर देना है कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग ऑन डेट ऑफ चेंज। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन है, इसलिए अभी मैं जो लिखवा रहा हूँ वो तो समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन लूँगा ये चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने कहा सर कैलकुलेट करना है क्या सर? प्रेजेंट वैल्यू। क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है सर? प्रेजेंट वैल्यू। किस चीज़ की? कहते हैं ऑफ रिवाइज एस्टिमेशन, रिवाइज ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज्ड एस्टिमेटेड, रिवाइज्ड एस्टिमेटेड
डी कमीशनिंग कॉस्ट। अब जो डी कमीशनिंग कॉस्ट जो नहीं आई है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया अभी 150 हो गया, तो ये जो रिवाइज एस्टिमेटेड कॉस्ट है 150, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और कब? जब आपका चेंज हुआ, ऑन द डेट ऑफ चेंज, ऑन द डेट ऑफ चेंज। आज चेंज हुआ, आज हमें पता चला, आज ही हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे लिख लीजिए, तो यहाँ पे हमने लिख लिया जो भी अमाउंट आई। अब इसमें से लेस कर देना है, माइनस कर देना है, क्या चीज़? इस पे क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तो ये मैं सिर्फ लिखवा रहा हूँ, अभी आपको समझ नहीं आया, आप मेरे साथ बस ये लिख लीजिए। अभी जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ उसके साथ ये चीज़ आपको समझ आएगी, तो अभी दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना है, अभी सिर्फ और सिर्फ लिखिए और सुनते जाइए। लेस करना है, क्या चीज़ कहते हैं सर? कैरिंग वैल्यू माइनस करनी है। ठीक है, कैरिंग अमाउंट या फिर वैल्यू, कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। जो हमने प्रोविजन बना रखी है डीकमीशनिंग कॉस्ट की, ठीक है, उसकी हमें कैरिंग अमाउंट यहाँ से माइनस कर देनी है। कब? ऑन द डेट ऑफ चेंजेस जो है, ऑन द डेट ऑफ चेंज, उस दिन जितनी भी कैरिंग वैल्यू है, ऑन द डेट ऑफ चेंज। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ चेंज, चेंजेस के दिन जो भी कैरिंग वैल्यू उसकी चल रही है उसे आपको क्या कर देना है सर? माइनस कर देना है। और जो भी अमाउंट आया वही आपका जो है क्या है सर? चेंज अमाउंट। वही क्या है सर आपके पास में? चेंज अमाउंट, या फिर आप कह सकते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन लायबिलिटी है, या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। इंक्रीज या फिर आप कह सकते हैं डिक्रीज इन लायबिलिटी। अब सर ये तो समझ आया नहीं होगा, इसके लिए क्वेश्चन हमें लेना पड़ेगा, क्वेश्चन लेंगे तभी समझ आएगा। आ जाइए मेरे साथ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, हेडिंग देंगे इलस्ट्रेशन नंबर 13। इलस्ट्रेशन नंबर 13 पे हम आएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 13 क्या कहता है? ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 13, चलिए मैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 ओपन कर लेता हूँ। आपके पास बुक है तो आप भी ओपन कर लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 13। ये रहा, देखिए पढ़िए क्या कहता है सर। कहते हैं कि सर आपके पास में यहाँ पे कहते हैं कि एच लिमिटेड करके कोई कंपनी है जिन्होंने परचेज़ किया है एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जिसकी कॉस्ट है 100 मिलियन रुपीज़ इसकी कॉस्ट है। यूज़फुल लाइफ आपको दे रखी है 10 साल की लाइफ है। ठीक है, और कहता है एंटिटी हैज़ अ कॉन्ट्रेक्चुअल डीकमीशनिंग एंड साइट रिस्टोरेशन ऑब्लिगेशन है, और वो कितनी है सर? 5 मिलियन रुपीज़। तो 5 मिलियन की आपके पास में डीकमीशनिंग कॉस्ट है, और ये कब लगेगी? कहता है एट द एंड ऑफ 10th ईयर। 10 साल की लाइफ है, 10 साल जैसे ही ख़त्म होगा हमें 5 मिलियन रुपीज़ का खर्चा करना पड़ेगा। किस पे? डीकमीशनिंग कॉस्ट पे। ठीक है, डीकमीशनिंग कॉस्ट पे हमें खर्चा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर हो रही है। ओके, आगे क्या कहा? कहते हैं कि सर करंट मार्केट जो डिस्काउंट रेट है, प्रेजेंट वैल्यू रेट आप कह सकते हैं, पीवी फैक्टर कह सकते हैं, ये आपके पास में क्या है सर? 8% है। जैसे कि मैंने कहा था कि ऑलवेज क्वेश्चन में रेट देता है, हमें कोई एज्यूम नहीं करना होता है, ना ही ये एज्यूम हो सकता है, हमें ऑलवेज क्वेश्चन में देगा। ठीक है, तो ये 8% दे रखा है। ओके, अब कहते हैं कंपनी SLM बेसिस फॉलो करती है डेप्रिसिएशन के लिए। ये तो बहुत बढ़िया है, हर साल सेम ही रहता है डेप्रिसिएशन, बहुत बढ़िया है। अब कहते हैं एच लिमिटेड जो है ना वो कॉस्ट मॉडल अपनाते हैं, ये भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, इन्हें कोई ज़्यादा रिवैल्यूएशन की परेशानी नहीं चाहिए होगी, तो इन्होंने कॉस्ट मॉडल अपना लिया है, बहुत बढ़िया, हमें क्या दिक्कत हो सकती है? आगे पढ़िए। कहते हैं कि आपको डिटरमाइन करना है, क्या चीज़? डिटरमाइन करने के लिए बोल रहे हैं।
ठीक है कर लेंगे, लेकिन करना क्या है, कहता है डिटरमाइन द कैरिंग वैल्यू ऑफ पीपी एंड डीकमीशनिंग लाइबिलिटी एट ईच ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट, कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करना है प्लस डीकमीशनिंग लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है, लेकिन किस चीज़ का, एट ईच ईयर, हर साल में। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की हर साल, मतलब कि 10 साल लाइफ है तो 10 साल में कितनी कितनी उसकी कैरिंग वैल्यू है और कितनी कितनी डीकमीशनिंग लाइबिलिटी है, हर साल का उसे चाहिए कैलकुलेशन, हर साल का। ठीक है, कहता है कि व्हेन देयर इज़ नो चेंज इन एक्सपेक्टेड डीकमीशनिंग कॉस्ट। पहला तो कहता है कि चलो चेंजेस नहीं हुआ तो क्या होगा, वो आंसर दीजिए। डीकमीशनिंग कॉस्ट में जो हमने कहा था कि 5 मिलियन है, कोई चेंजेस नहीं है, तो 10 साल के मुझे कैरिंग वैल्यू और डीकमीशनिंग लाइबिलिटी दे दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछे, पहला ए और दूसरा बी। बी कहता है कि चलो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करके पूछ लेता हूँ। बी ने कहा कि सर ईयर 4 के एंड में हमें पता चला कि सर डीकमीशनिंग एंड जो रिस्टोरेशन कॉस्ट है उसमें चेंजेस है। अब चेंजेस क्या है, कहता है कि फिर 4th ईयर के एंड में पता चला अब जो डीकमीशनिंग कॉस्ट है वो 8 मिलियन है, 5 मिलियन की जगह। वैसे 5 मिलियन था, लेकिन अभी पता चला 4th ईयर के एंड में कि अब वो कितना है सर, 8 मिलियन। तो दोनों क्वेश्चन पूछ लिया, आप समझिए। ये वो पॉइंट है बी नंबर कि जिसके लिए मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और ये तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया। ए जो है वो तो नॉर्मल है आपके पास में, कोई चेंजेस नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया। तो बेसिकली ये जो इलस्ट्रेशन है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए दे दिया कि ए पॉइंट में कोई चेंजेस नहीं है तो क्या होगा, और जो मेन पॉइंट है वो बी है कि चेंजेस कर दिया तो क्या होगा। तो आपको दोनों क्वेश्चन पूछा है। कहता है कि डिटरमाइन करिएगा इन द केस ऑफ बी, कहता है हाउ एच लिमिटेड नीड टू अकाउंट फॉर द चेंजेस इन डीकमीशनिंग लाइबिलिटी। ये तो बाद में चलो देख लेंगे, इसका क्या मतलब है वो बाद में देख लेंगे। सबसे पहले तो ए और बी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ए देख लेते हैं, आइए मेरे साथ। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, यहाँ पे आपके पास कुछ चीज़ें मैं क्वेश्चन की यहाँ पे ही लिख लेता हूँ ताकि फिर कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, कहते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, वैल्यू क्या है सर, 100 मिलियन। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू क्या है सर, 100 मिलियन। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, एक्वायर किया है 100 मिलियन। ये मैं इसलिए लिख लेता हूँ ताकि मुझे फिर वापस से आपके आईसी मॉड्यूल को ओपन ना करना पड़े। आपके पास में तो आईसी मॉड्यूल होगा ही, ठीक है, मैं यहीं से देख सकता हूँ। लाइफ इन्होंने कहा कि 10 साल की है। आप तो अपनी आईसी मॉड्यूल ओपन ही करके रखिए ताकि क्वेश्चन आपके सामने रहे तो जो ज़्यादा बेहतर है आपके पास में। ठीक है, 10 ईयर्स, लाइफ 10 ईयर कहने के बाद उन्होंने फिर डीकमीशनिंग कॉस्ट की बात करी थी। कहते हैं डीकमीशनिंग कॉस्ट है कितना सर, ₹5 मिलियन। और डीकमीशनिंग कॉस्ट कब लगने वाला है, कहता है आफ्टर 10 ईयर। राइट, तो ये 3 पॉइंट आपके पास में। और वो फिर उसके बाद कहता था कि भाई SLM बेसिस है डेप्रिसिएशन के लिए, नॉर्मल जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पे बता दिए। कहते हैं कि सर SLM बेसिस है डेप्रिसिएशन के लिए, ठीक है, SLM बेसिस डेप्रिसिएशन के लिए। और दूसरी अब जो मेन चीज़ कि 2 क्वेश्चन पूछे, ए में कहा कि नो चेंजेस, ए में कहा गया कि सर कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। बी पॉइंट में कहा गया कि सर ये जो 5 मिलियन है ना डीकमीशनिंग कॉस्ट, जो 5 मिलियन है वो अब हो चुका है 8 मिलियन। 8 मिलियन, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था उसमें 1 लाख मैंने लिया था, 1 लाख से 1,50,000 हो गया। यहाँ पे कहता है 5 मिलियन से 8 मिलियन हो गया। और ये पता कब चला, एट द एंड ऑफ 4th ईयर।
एट एंड ऑफ 4th ईयर। कुल मिला के ये कहानी बताई गई। अब आ जाइए सॉल्यूशन पे। मैं सॉल्यूशन करवाना चाहूँगा सबसे पहले ए का, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कैलकुलेशन हो सकता है बड़ा है, लेकिन आंसर इसका जो है वो समझने में बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो सॉल्यूशन ए का देख लेते हैं सबसे पहले। अगर कोई चेंज है ही नहीं तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए, इसने कहा कि सर अगर कोई चेंज नहीं है तो मुझे हर साल का क्या चाहिए, उन्हें हर साल का कैरिंग वैल्यू और डीकमीशनिंग कॉस्ट चाहिए। तो समझिए, हर साल का कैरिंग वैल्यू और डीकमीशनिंग कॉस्ट चाहिए ना, तो हमें दो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक कैरिंग वैल्यू के लिए, एक डीकमीशनिंग कॉस्ट के लिए। तो सबसे पहले मैं कैरिंग वैल्यू के लिए कैलकुलेशन करता हूँ। ठीक है, तो कहते हैं कैरिंग वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच ईयर। मैं हेडिंग दे देता हूँ, कैरिंग वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच ईयर्स। ठीक है, हर साल के एंड में आपके पास में, हर साल के एंड में कितना होगा। तो कैरिंग वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। कैरिंग वैल्यू का मतलब आप समझते होंगे, सर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करो, कैरिंग वैल्यू मिल जाएगी। तो हर साल बस डेप्रिसिएशन माइनस करते चलना है और वो कैरिंग वैल्यू आपके पास में। तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ना ही कोई कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी है। डेप्रिसिएशन भी ऊपर से वो SLM है, तो हर साल सेम ही आपके पास में डेप्रिसिएशन रहता है, कोई फ़र्क नहीं है। तो कहता है ईयर 1 to 10 लिख दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। चलिए, हो गया आपके पास में 10। 10 साल हो गए आपके पास में। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ओपनिंग कॉस्ट। ठीक है, ओपनिंग आपके पास में वैल्यू लिख सकते हैं, ओपनिंग कॉस्ट कह सकते हैं, ओपनिंग कॉस्ट। उसके बाद हम इस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। बेसिकली कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो आपके पास में कैरिंग वैल्यू आ जाएगी एट द एंड ऑफ ईयर। तो ये आपके पास में यहाँ पे मैं लिखूँगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा सर, कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू एट द एंड। ठीक है जी, कैरिंग वैल्यू एट द एंड, आपके पास में ये कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे मुझे नहीं लग रही है। अब ओपनिंग कॉस्ट क्या है? ओपनिंग कॉस्ट का मतलब होता है इनिशियल मेजरमेंट करके निकाला हुआ कॉस्ट। मशीन का इनिशियल मेजरमेंट करके कॉस्ट कितना आ रहा है, तो सिंपल है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट क्या है वो, प्लस कोई ऐसा टैक्सेस वगैरह है जो नॉन रिफंडेबल है, ऐड कर देना। डीकमीशनिंग कॉस्ट है तो उसके प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके वो ऐड कर देना। बस इतना ही तो था। तो ये तो आप खुद निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे डीकमीशनिंग कॉस्ट का यहाँ पे आपको दे रखा था, रेट कितना है सर, क्वेश्चन ने दे रखा था ना कुछ, कितना रेट था आपके पास में, 8% था, आई थिंक 8%, हाँ 8% था। तो 8% के हिसाब से बस प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दो, वही आपकी क्या हो जाएगी सर, कॉस्ट हो जाएगी इंडेक्स 16 के हिसाब से। तो कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। ठीक है, कहता है कि कॉस्ट ऑफ, ये बेसिकली वर्किंग नोट में आपको बताना होता है, मैं यहाँ पे साइड में कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपके पास में क्या है सर, वर्किंग नोट है, ध्यान रहे। कहते हैं कि PP प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितने का है सर, ₹100 मिलियन। ठीक है, 100 मिलियन। इसमें मैं ऐड कर दूंगा क्या चीज़ सर, डीकमीशनिंग कॉस्ट। लेकिन डीकमीशनिंग को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। 5 लाख 10 साल की वैल्यू 10 साल के बाद की है, आज की कितनी होगी, तो मैंने पढ़ाया था आपको कैसे करना है सर। 8% को
पी फैक्टर लेते हुए 5 लाख को आज की वैल्यू में कन्वर्ट करना है। 1/1 + r, वही जो मैंने करवाया था। तो जल्दी से करिए, 1/1.08 इज इक्वल टू 10 टाइम्स आपको करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इस पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। ये 2-3 बार आपके पास में रिपीटेशन वर्जन में मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है, प्रीवियस अभी लेक्चर में। तो ये मैं नहीं सिखाने वाला कि कैसे हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बात ख़त्म हो जाती है। और मल्टीप्लाई 5 आपके पास में मिलियन है, मतलब कि 50 लाख आप कर सकते हैं, तो ये आपके पास में अमाउंट भी आ जाएगा। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे मिलियंस में लिख रहा हूँ, तो मैं मिलियंस में लिखूँगा 2.32 आ रहा है, ठीक है, 2.32। तो ये आपके पास में 2.32 मिलियंस आपके पास। तो जैसे ही इसका टोटल करूँगा इंडेक्स 16 के हिसाब से आपके पास में कॉस्ट आ जाएगी कि 102.32 मिलियन। लो जी, ये आपके पास में क्या आ गई सर, कॉस्ट आ गई। ये आपकी एक तरीके से वर्किंग नोट है, ध्यान रखिएगा। वर्किंग नोट में ये कैलकुलेशन आपको दिखानी होगी, ये वाली, कि 102.32 कैसे आया। तो वर्किंग नोट है आपके लिए एक तरीके से, ठीक है, वर्किंग नोट। ये तो बस मैंने यहाँ पे साइड में कैलकुलेट कर दी, बाकी इसकी प्रॉपर आपको वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो वर्किंग नोट हमने बना दी है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाएगा सर 102.32 से, ठीक है, 102.32 से यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी। डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन तो आप खुद ही कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन में कौन सी बड़ी बात है। कहता है कि सर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी है सर, 102.32, साल कितना है, 10 साल, SLM बेसिस है, डिवाइड बाई 10 कर दूंगा, काम खत्म हो जाएगा, वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, ठीक है। तो कहते हैं 102, यहाँ पे कर देता हूँ, बाकी इसके लिए वर्किंग नोट बनाइएगा कि डेप्रिसिएशन कैसे आया। यहाँ पे मैं तो शॉर्ट में कर देता हूँ, ठीक है। 102 डिवाइड बाई 10 ईयर। लो जी, क्लियर है। यहाँ पे मैं लाइंस भी ड्रॉ कर देता हूँ, दिक्कत ही ना आए कोई। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हर साल कितना बनेगा, ये SLM है, हर साल सेम ही रहेगा, 10.23। तो कैरिंग वैल्यू कितनी होगी सर, 102 में से माइनस करते चलो और कदम कदम बढ़ाते चलो। 10.23 माइनस कर दिया तो ये आपके पास में आ गया 92.02। एकदम बच्चों वाला खेल है। अब ये ओपनिंग बन जाएगा, फिर से इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन सेम है 10.23। 10.23 माइनस करेंगे तो क्लोजिंग आ जाएगा, कैरिंग वैल्यू 81.86। तो ये जो है, ये क्वेश्चन ने पूछा था, वो आंसर निकलना शुरू हो चुका है कि कैरिंग वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो हर साल की कैरिंग वैल्यू देखिए आने लगी है, ठीक है। ये ओपनिंग बन जाएगा, यहाँ पे वापस से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10.23, ठीक है, और वो माइनस 10.23 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 71.63। ऐसे ही करते चलना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये देखिए, ये आपके सामने इतना मैंने कैलकुलेशन कर दिया। अब लास्ट ईयर में एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है। कहता है कि 20.48 है 9th ईयर में, जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हुआ 10.23, तो ये आपके पास में कितना है 10.25। तो यहाँ पे ओपनिंग बन जाएगा लास्ट ईयर में 10.25। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ मुझे जो बतानी है, वैसे डेप्रिसिएशन कितना है सर, हर साल सेम ही है 10.23, लेकिन लास्ट ईयर में आपको एडजस्ट कर देना है, क्योंकि लास्ट ईयर की कैरिंग वैल्यू एट द एंड ऑफ क्या होगी सर, ऑलवेज ज़ीरो।
भाई ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि इसकी कोई रेसिड्यूल वैल्यू है ही नहीं। होता तो क्वेश्चन बताता, नहीं बताया, इसका मतलब रेसिड्यूल वैल्यू है नहीं, इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जानी चाहिए। मतलब कि यहाँ पे आपको क्या करना है सर, राउंड फिगर ले लेना है, मतलब कि ज़ीरो करने के लिए 10.25 लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार मार्क करना है तो कर लीजिएगा। लास्ट ईयर में आप अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं पॉइंट में, ठीक है, पॉइंट में आप एडजस्ट कर दीजिएगा और आंसर को जो है नील कर दीजिएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ आपके पास में लाइफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू क्या हो जाती है सर, ज़ीरो हो जाती है। ठीक, ये चीज़ आपके पास में है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है ये चीज़। लो जी, राइट। तो ये ए में सॉल्यूशन नंबर ए में जो कैरिंग वैल्यू पूछी थी एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ये हमने बता दी कि ये कैरिंग वैल्यू लीजिए 92.03, ये सारी चीज़ें, और एट द एंड ऑफ 10th ईयर कैरिंग वैल्यू क्या है सर, ज़ीरो है। लेकिन इसी के साथ इसने पूछा था कि सर कैरिंग वैल्यू भी चाहिए और डीकमिशनिंग वैल्यू भी चाहिए। तो डीकमिशनिंग के लिए फिर से एक बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसकी अलग से कैलकुलेशन होती है। तो यहीं पे अगर मैं जाऊँ तो दूसरी मुझे एक और टेबल बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन फॉर या फिर प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग, प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग cost at the each year, cost at the end of each year। ठीक है, इसके लिए दूसरा टेबल बनाना पड़ेगा। देखिए कैरिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करते चलो, कैरिंग वैल्यू मिलती चलेगी। डीकमिशनिंग कॉस्ट का क्या मतलब है, डीकमिशनिंग कॉस्ट का मतलब है कि सर ओपनिंग डीकमिशनिंग कॉस्ट में हर साल पीवी फैक्टर ऐड करते चलो, क्लोजिंग मिलता चलेगा। इसके लिए थोड़ी समझनी पड़ेगी आपको चीज़, देखिए मेरे साथ अगर समझ पाए तो ठीक है। वह है, वैसे तो ये इंटर में जो आप एफएम पढ़ते उसमें ये समझाया होगा आपको, और चाहिए था, समझाया नहीं है तो भी ठीक है, समझाना चाहिए था क्योंकि ये टॉपिक था आपके पास में। तो मेरे हिसाब से तो समझाया ही होगा हर एक स्टूडेंट को, याद हो ना हो, बाकी समझाया होगा हर एक टीचर ने। मैंने कहा कि सर एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है जिसकी डीकमिशनिंग कॉस्ट आज कितनी है, वैसे फॉर एग्जांपल 10 साल बाद यही क्वेश्चन का ले लेता हूँ कि डीकमिशनिंग कॉस्ट कह रखा है कि 5 मिलियन रुपीज़ है 10 साल बाद। तो मैंने कहा कि सर ये ईयर 1 है, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से ये ईयर 10 है, और 10th ईयर पे रुपीज़ 5 मिलियन क्या है सर, डीकमिशनिंग कॉस्ट। हम क्या करते हैं सर, हम तो यहाँ पे आज खड़े ईयर 1 की स्टार्टिंग में, या फिर ईयर 0 भी कह सकते हैं आप इसे। ईयर 1 की स्टार्टिंग में हमें क्या करना है सर, इस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है। तो मैं 5 मिलियन नहीं ले सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि रेट क्वेश्चन ऑलवेज देता है 8% के हिसाब से। तो मैंने क्या किया, 8% के हिसाब से इसे कन्वर्ट कर दिया, और हमारा क्या आंसर निकल के आया था, हमने कैलकुलेशन किया था वैसे 2.32। तो यहाँ पे हमने इसे कन्वर्ट किया और 2.32 आ गया, रुपीज़ 2.32 मिलियन। $2.32 मिलियन कैसे आया, वैसे तो मैंने बहुत बार कैलकुलेशन करवा दिए, बनता नहीं है इसे सिखाना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार यहाँ पे ब्रैकेट में बस लिख दूँ, समझाना तो बनता ही नहीं है आपके पास में, क्योंकि इतनी बार रिपीट करा है कि बात ही मत पूछिए। तो कैसे है कि 2.32 कैसे आया कि इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला, कहते हैं कि जो भी अमाउंट है उसे मल्टीप्लाई करना है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर की पावर एन से, आर की पावर एन। कैसे निकलता है, कहता है सीधी सी बात है, आर का मतलब रेट जो कि 8% दिया है, तो हमें क्या करना है 1 प्लस 8% मतलब कि 1.08 होता है। कैलकुलेटर में हमें प्रेस करना है 1 डिवाइड बाई 1.08 इज इक्वल टू कर देना है। अब इज इक्वल टू कितनी बार करना है, एन टाइम, एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर, 10 बार। तो इज इक्वल टू 10 बार करेंगे
और जो भी आंसर आया 10th पे, ठीक है, 10 बार इक्वल टू प्रेस करने के बाद आपके स्क्रीन पे जो भी आंसर आ रहा है उसे मल्टीप्लाई कर देना है अमाउंट से, अमाउंट मतलब 5 मिलियन। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 2.32 मिलियन। ऐसे निकलता है प्रेजेंट वैल्यू। ये क्या है सर, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका है। अब इसने कहा कि सर क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि हर साल की मुझे क्या है चाहिए, ये डी कमीशनिंग कॉस्ट चाहिए हर साल की। तो इसमें कुछ इसने ज़्यादा कैलकुलेशन करने के लिए नहीं बोला, बहुत ज़्यादा सिंपल है। कहता है कि आज की जो वैल्यू मिल गई ना, बस उसमें हर साल रेट ऐड करते चलो। मतलब देखिए, ईयर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। क्या करना है पता है, ईयर 1 की स्टार्टिंग में ये वैल्यू है, ईयर 1 के एंड में कितनी होगी, तो कहते हैं सिंपली जो रेट है ना वो ऐड करते चलो। मतलब कैलकुलेटर में लिखो ये अमाउंट ईयर 0 की 2.32। अब मुझे चाहिए ईयर 1 के एंड में कितना होगा, तो सिंपली 8% ऐड करो, +8% कर दो, +8%। ईयर 1 की एंड में अमाउंट आ जाएगा कितना, 2.505, मतलब कि 2.51, ये आ गया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर की डीकमीशनिंग कॉस्ट। अब इसमें यही अमाउंट रहने दो कैलकुलेटर में, इसमें +8% करो, सेकेंड ईयर का मिल जाएगा +8%, तो कितना आया 2.71, +8% वापस से करो, थर्ड ईयर का मिल जाएगा 2.92, +8% फिर से करो, फोर्थ ईयर का मिल जाएगा 3.15, +1% कर दो, +1 नहीं 8%, +8% कर दो, फिफ्थ ईयर का मिल जाएगा। तो ये आपके पास में आ गया 3.41, +8% कर दो 3.68। और जैसे ये प्लस प्लस करते चलेंगे 5 मिलियन पे आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। देखना है तो देखिए, +8%, 3.97, +8%, 4.29, +8%, 4.63, और +8% आपके पास में 5। क्यों 5 पे पहुंच गए, क्योंकि सीधी सी बात है 5 का ही तो प्रेजेंट वैल्यू लिया था। अब उसमें धीरे धीरे वही परसेंटेज ऐड करते चलोगे तो वहीं पहुंचोगे ना जहां से स्टार्टिंग किया था। तो अल्टीमेटली आप लास्ट ईयर पे 5 मिलियन पे ही पहुंच जाएंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि उसके ही तो प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया था और उसे धीरे धीरे फ्यूचर में लेके जा रहे हैं, क्योंकि इसको हर साल की वैल्यू चाहिए, तो ये हर साल की वैल्यू है। लेकिन एग्ज़ाम में इस तरीके से तो प्रेजेंट कर नहीं सकते, हमें पूरे का पूरा कैलकुलेशन इसे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ, ये आपके रेफरेंस के लिए, सिर्फ एग्ज़ाम में ये अलाउेबल नहीं है कैलकुलेशन। तो मैं बस यहाँ से हटा के यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ मुझे ये आंसर आपको मैच करवाना है, बस और कुछ नहीं। फिर उसके बाद तो वो मैं हटा दूँगा आपके पास, ठीक है। देखिए मेरे साथ प्रेजेंट कैसे करना है इस आंसर को, वो बता रहा हूँ। ब्रेक आपको पूरे का पूरा टेबल बनाना पड़ेगा। ईयर, ओपनिंग कितना है अमाउंट, ठीक है, पीवी फैक्टर या फिर फाइनेंस कॉस्ट आप कह सकते हैं, और फाइनेंस कॉस्ट कैसे लेंगे सर, 8% के हिसाब से, क्वेश्चन ने दिया है इसलिए। और जैसे ही ये आपके पास में क्या होगा सर, उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई या फिर ऐड करते चलेंगे, तो ये आपके पास में आंसर आता चलेगा। क्लोजिंग, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपके पास में हो गई। इतना करने के बाद आप मेरे साथ यहाँ पे कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। ईयर तो 10 साल है टोटल, तो ईयर 1, 2, मेरे साथ साथ ही कैलकुलेशन करते चलेंगे आप, ताकि अलग से कोई टाइम वेस्ट ना हो नोट डाउन करने में, क्योंकि मैं आपके साथ साथ ही चल रहा हूँ। तो आप मेरे साथ यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मैं स्लो भी चल रहा हूँ, ताकि आप अगर आगे पीछे है तो मेरे साथ यहाँ पे हो सके।
चलिए, यहाँ तक आपके पास में ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी होगी, नोट डाउन कर लिया होगा इतना। आइए, मैं कह रहा था कि सर ओपनिंग अगर 2.32 है, 2.32 ही है ना, हमने कैलकुलेशन खुद करी है, 2.32 ही है ईयर 1 के स्टार्टिंग में। ये ईयर 1 का स्टार्टिंग है, एंड यहाँ पे है, ठीक है। फर्स्ट ईयर का एंड, सेकेंड ईयर का एंड यहाँ पे है, ये ओपनिंग है। ओपनिंग ईयर 1 का स्टार्टिंग, मतलब कि ईयर 0 पे ये अमाउंट है, आज की वैल्यू ये हमने कैलकुलेट किया था, ये 2.32, ठीक है। तो ये आपके पास में क्लियर है। अब क्या करना है सर, हर साल 8% ऐड करते चलना है। बस यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको दिखाना पड़ेगा कि 2.32 का 8% मतलब कितना होता है, इंटू 8%, मतलब कि आपके पास में 0.19 ऐड कर दो। 2.32 प्लस 0.19 इज इक्वल टू 2.51। ज़रा हमने जो कैलकुलेशन की थी वहाँ पे देखिए 2.51 था। आंसर इज यस सर। एक एक चीज़ चेक करवाऊँगा, देखिए क्लोजिंग है, इस साल का ओपनिंग बनेगा 2.51, मल्टीप्लाई 8% करिए 0.20, ठीक है। ऐड करिए 2.71, देखिए ज़रा 2.71 था, आंसर इज यस सर, देख लो। अभी मैच करवा देता हूँ वापस से दूसरी बार। 2.71 यहाँ पे ओपनिंग बन गया, इसका 8% 0.22, ऐड करेंगे 2.93, मैच करवा देता हूँ 2.93, ठीक है। यहाँ पे राउंड फिगर होगा 2.93, मैंने 92 ले लिया है तो वो तो ठीक है। इसके बाद 2.93 ओपनिंग बन जाएगा, इसका 8% कितना होगा 0.23, ऐड कर दो इसमें तो कितना आएगा 3.16, मैच कर लो 3.16, ठीक है। 3.16 यहाँ पे ओपनिंग बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। इसका 8% 0.25, ठीक है 0.25, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा सर 3.41, कर लो मैच 3.41, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है, इस तरीके से आगे बढ़ाते रहिए, मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ फास्ट, ठीक है। और ये आपके पास में ईयर एंड आ गया 4.63, ईयर एंड आ गया 4.63। अब लास्ट ईयर में थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द 10th ईयर 5 ही आएगा, तो लास्ट ईयर में क्या करिए, इसका 8% मत करिएगा। 4.63 का 8% कितना आ रहा है 0.37, वैसे मैच हो जाए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 8% मत करिएगा डायरेक्टली। यहाँ पे इसका क्या करेंगे सर, बैलेंसिंग फिगर ले लेंगे, मतलब कि 4.63 टू 5 करने में कितना ज़रूरत है 0.37, ठीक है। तो डायरेक्टली वैसे ही कर देना, राइट। लास्ट में आप ऑलवेज मैच करेंगे। तो ये आपके पास में आंसर आ गया कि हर साल की जो डीकमिशनिंग कॉस्ट है एट द एंड ऑफ ईयर, ये आपके पास में आ चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने मैच करवा दी। वैसे ये क्वेश्चन, ये जो कैलकुलेशन है एग्ज़ाम में अवेलेबल नहीं है, ये आपके समझने के लिए था, बाकी कैलकुलेशन आपको ऐसे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पॉइंट नंबर ए जो उसने पूछा था वो कंप्लीट हो गया, पॉइंट नंबर ए की कैलकुलेशन ख़त्म। बी में बड़ा ही सिंपल सा पूछा था, बी में कहा कि अगर 5 मिलियन से हम 8 मिलियन कर देते हैं, ठीक है, वैल्यू अगर 8 मिलियन कर देते हैं तो क्या होगा, तो कोई चेंजेस आएगा, आंसर इज यस, बिल्कुल चेंजेस आएगा। लेकिन तब से जब से आपके पास में चेंजेस पता चला, मतलब कि ईयर 4 एंड यहाँ से चेंजेस हुआ है तो यहाँ से होगा, बाकी सब चेंज नहीं होगा। मतलब कि 4th ईयर के एंड से पता चला ना, मतलब 4 साल तक जो वैल्यू थी वो तो वही रहेगी, 4 साल जो वैल्यू थी वही रहने वाली है। तो ये चीज़ आपके पास में एकदम से क्लियर होनी चाहिए कि जो 4 साल तक की जो वैल्यू है ना उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि चेंजेस इसके बाद हुआ है। तो ए और बी दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन में 4 ईयर तक दोनों चीज़ें सेम ही रहेगी, 4 ईयर तक दोनों चीज़ें सेम रहेगी, ये बात आपके पास में क्लियर होनी चाहिए।
चेंजेस कब से है? एट द एंड ऑफ 4th ईयर, मतलब कि 5th ईयर के बिगिनिंग से है, राइट? ये समझ आ रहा है? पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं बी का आंसर देने जा रहा हूँ। पॉइंट नंबर बी का हम सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे होगा। कहते हैं कि सर एट द एंड ऑफ 4th ईयर से इसका चेंजेस हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, हमने जो यहाँ पे आपको लिखवाया था ये जो चीज़ है, अब आपको ये समझ आएगी कि सर अगर कोई चेंजेस हुआ है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। बड़ा ही सिंपल है। कहते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो किस चीज़ की सर? रिवाइज्ड एस्टिमेटेड डीकमीशनिंग कॉस्ट। रिवाइज्ड एस्टिमेटेड डीकमीशनिंग कॉस्ट कितनी है सर? 8 मिलियन। रिवाइज्ड एस्टिमेटेड डीकमीशनिंग कॉस्ट कितनी है सर? 8 मिलियन, ठीक है। तो 8 मिलियन को आपको क्या करना है सर? प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। और दूसरा उसमें से क्या माइनस करना था सर? कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग ऑन द डेट ऑफ चेंजेस। जिस डेट को चेंज हुआ उस डेट की कैरिंग वैल्यू लेनी है। क्लियर है? तो देखिए यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मुझे वापस से यहाँ पे लिखना ना पड़े, ठीक है। लो जी, मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिख ली, ठीक है। लो जी, क्या करना है सर? सबसे पहले मुझे ये चीज़ चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आपके पास में रिवाइज्ड एस्टिमेटेड डीकमीशनिंग कॉस्ट। कैसे मिलेगी? बड़ा ही सिंपल है, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दो भाई 8 मिलियन को। तो कहते हैं 8 मिलियन जो है प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। रेट तो सेम है, क्वेश्चन ने 8% दिया तो 8% के हिसाब से कन्वर्ट कर दो। तो कहते हैं 1 डिवाइड बाई 1.08 की पावर एन है। तो 1 डिवाइड बाई 1.08, ठीक है। कैसे करेंगे सर? सीधी सी बात है, 1 डिवाइड बाई, फॉर्मूला क्या है? 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर, मतलब कि 1.08 की पावर कितनी होगी सर? 10 होगी। आंसर इज़ नो सर, नो, गलती मत करिएगा। 4th ईयर के एंड में पता चला है, 4th ईयर के एंड में पता चला है, मतलब कि वहाँ से कितने साल है? 1 2 3 4 5 6, 6 साल का ही लेना है, 6 साल का ही लेना है। गलती से 10 साल मत ले लेना। चेंजेस 6 साल के हिसाब से है, 4 साल तो दोनों सेम ही है। मैंने जैसे कि कहा कि 4 साल के तो अमाउंट एज इट इज़ है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। चेंजेस 4th ईयर के एंड से आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद कितने साल बचे? 6। तो 1 डिवाइड बाई 1.08 इज इक्वल टू 6 बार इज इक्वल टू प्रेस करना है, 1 2 3 4 5 और 6, और मल्टीप्लाई कर देना है 8 से। तो ये आपके पास में कितना आएगा? 5.04। तो ये आपके पास में आंसर आ गया 5.04। लो जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज एस्टिमेटेड डीकमीशनिंग कॉस्ट आ गई। इसमें से माइनस क्या करना है सर? कहता है कैरिंग वैल्यू ले लो उस डेट की जिस दिन ये चेंजेस हुआ है। चेंजेस कब हुआ है सर? 4th ईयर के एंड में। तो 4th ईयर के एंड में डीकमीशनिंग कॉस्ट की कैरिंग वैल्यू क्या है? तो ये ए में तो हमने कैलकुलेट किया, ये रहा आपके पास में। तो कैलकुलेशन करने की थोड़ी ना ज़रूरत है, ये रहा 3.16। 3.16 लो जी। तो ये आपके पास में 5.04 माइनस 3.16, तो ये आ गया 1.88। ये आपके पास में क्या हो रहा है सर? इंक्रीज़ हो रहा है। बेसिकली प्लस में आंसर आया ना, तो इंक्रीज़ हो रहा है। तो डिक्रीज़ को हटा दो, डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी, डिक्रीज़ नहीं लिखेंगे, इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी। क्लियर है आपके पास में? तो सब कुछ सेम है। अब सबसे पहले मैं कैरिंग वैल्यू निकाल के देता हूँ। देखिए सब कुछ सेम है, यही कॉपी करके मैं डाल दूँगा। यही आपके पास में चीज़ें मैं कॉपी कर देता हूँ। देखिए इसमें क्या चेंजेस होगा ये बता देता हूँ, बाकी सब सिंपल ही है। यहाँ पे आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। तो नीचे यहाँ पे ले लेते हैं,
या फिर हाफ कैलकुलेशन कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैंने ले लिया ये इस तरीके से, ठीक है। 8 ईयर से हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखिए चेंजेस क्या होना है, 4th ईयर में चेंजेस होने वाला है, जो भी चेंज होगा, मतलब 4th ईयर के एंड में, 5th ईयर के स्टार्टिंग में। तो 5th ईयर के बिगिनिंग में चेंजेस क्या होगा, यहाँ पे ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। मैं चेंज कर लेता हूँ अपने कलर को, ताकि आपको समझ आए कि चेंजेस एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सर डेप्रिसिएशन चेंज होगा, ओबियसली यस, सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। यह सभी सारी चीज़ें मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। चेंजेस जो है ना वो नए से स्टार्ट करते हैं। देखिए मुझे आप बताइए कि डीकमिशनिंग कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई। अब ये कौन सा मॉडल है सर? कॉस्ट मॉडल है। क्वेश्चन ने खुद कहा था ये कॉस्ट मॉडल है। तो कॉस्ट मॉडल में अगर इंक्रीज़ होता है तो क्या करेंगे सर? कहते हैं इंक्रीज़ होता है तो कॉस्ट में ऐड कर दो, काम ख़त्म करो। कॉस्ट में ऐड कर दो और काम ख़त्म करो। तो कहते हैं 61.40 है। जितना भी इंक्रीज़ हुआ ऐड कर दो और काम ख़त्म करो। जितना इंक्रीज़ कितना है 1.88, कहते हैं प्लस 1.88, बात ख़त्म। इतना सिंपल था, बात ख़त्म। अब देखिए यहाँ पे 61.40 प्लस 1.88। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इसे हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 63.28। 63.28। लो जी, बड़ा ही सिंपल। अब डेप्रिसिएशन ध्यान रहे 10.23 यहाँ पे गलती से ना हो जाए, क्योंकि चेंज एस्टिमेशन में चेंज हुआ है तो डेप्रिसिएशन यहाँ से नया बनेगा। 63.28 डिवाइड बाई 6 ईयर के हिसाब से करेंगे, क्योंकि अब रिमेनिंग 6 साल है ना। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, 28 डिवाइड बाई 6 ईयर। तो अब से हर साल कितना चलेगा, 10.25 आपके पास में आ रहा होगा, या फिर रुक जाइए कैलकुलेट करते हैं। 10.55 आ रहा है हर साल। क्या अब डेप्रिसिएशन अब कितना होगा, SLM है इसलिए हर साल सेम ही होना चाहिए। बस एस्टिमेशन में चेंज हुआ इसलिए यहाँ से चेंज हुआ है, बाकी हर साल सेम होना चाहिए। तो यहाँ से हर साल सेम, ठीक है, हर साल सेम आपके पास में। बस ये लास्ट ईयर में कुछ चेंज करना पड़े, क्योंकि हमें उसे मैच करना होता है। तो लास्ट ईयर में हो सकता है चेंजेस हो, ठीक है, वो देख लेंगे बाद में। तो देखिए 63.28 में से 10.55 माइनस करिए, कितना आ रहा है आपके पास में, 10.55 52.73। अब ये जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे ओपनिंग बन जाएगा, 52.73। उसमें से 10.55 माइनस करिए, 42.1018 आ जाएगा। ये आपका ओपनिंग बन जाएगा। उसमें से इतना माइनस करेंगे 10.55 तो कितना आएगा, 31 पॉइंट आपके पास में 63 आ जाएगा। 31.63 जो है वो यहाँ पे ओपनिंग बन जाएगा। इसमें से हम माइनस कर देंगे आपके पास में, तो 10.55 तो ये 10 माइनस किया तो ये आपके पास में 21.08 आपके पास में आ जाएगा। और ये आपके पास में ओपनिंग बन जाएगा 21.08, जिसमें से 10.55 माइनस करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 10.53। और 10.53 में से डेप्रिसिएशन माइनस, यहाँ पे ऑलवेज ज़ीरो करना है आपको कैसे भी करके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होता है सर, ज़ीरो। तो यहाँ पे आपको राउंड फिगर कर देना है, यहाँ पे आपको राउंड फिगर कर देना है। और यहाँ पे क्या लेना है सर, 10.53 ले लेना है, जैसे कि मैंने आपको सिखाया कि यहाँ पे आप राउंड फिगर कर देंगे 10.53। क्लियर है? बस इतना सा चेंजेस था। वैसे ही डीकमिशनिंग कॉस्ट में भी सेम वे, इसे भी कॉपी कर लेके वहीं समझा देता हूँ।
बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कैलकुलेशन में कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिए, और कुछ नहीं। बाकी सब सिंपल है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये लीजिए, मैंने यहाँ पे ये कैलकुलेशन कर दी। थोड़ा सा यहाँ पे नीचे ले लेते हैं। ओके, डन। 4th ईयर से चेंजेस हुआ है, तो 4th ईयर से यहाँ पे चेंज होगा। तो ये चीज़ मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब क्या हुआ है सर, अब ये जो है 3.16, अब वो बढ़ गया। कैसे सर? 3.16 में ये जो चेंजेस है वो ऐड कर दो। ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा सर? वही जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके रखा है, 5.04। सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा सिंपल। तो 5.04 से अब कैलकुलेशन करनी है। रेट कितना है सर? सही में 8% हर साल ऐड करते जाना है। तो 5.04 कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है, इंटू 8% करेंगे, क्या आया? 0.40। तो 0.40 आएगा, उसे ऐड कर दो इसमें, तो कितना आएगा सर? लास्ट में आपके पास में कितना आना चाहिए सर? अब 8 मिलियन हो चुका है तो 8 आना चाहिए लास्ट में, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कहते हैं 0 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 5.44, ओपनिंग बन जाएगा। 8% मल्टीप्लाई करोगे 0.44 आएगा, ये 5.88 ओपनिंग बन जाएगा। इसका 8% करोगे तो 0.47, और 47 है आपके पास में 6.35 ओपनिंग बन जाएगा। 35 है, और 6.35 का आप जो है 8% करेंगे 51 आ जाएगा, और 6.86 बनेगा, और ये ओपनिंग बन जाएगा 6.86। तो इसका आपके पास में 0.55 करेंगे, और ये टोटल आ जाएगा आपके पास में 7.41, और 7.41। अब यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 8 नहीं करेंगे हम, मतलब 8% नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली राउंड फिगर लेंगे, मतलब कि 8 माइनस 7.41, तो जो भी आए वो यहाँ पे लिख देना, 0.59। क्लियर है? ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। तो चेंजेस के बाद के क्या चीज़ होगी? कुछ करना नहीं था, ऐड करना था बस, जो चेंजेस अमाउंट है। इतना ज़्यादा सिंपल था ये। तो ये पूरे का पूरा इलस्ट्रेशन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? बहुत ज़्यादा सिंपल। अब मुझे बस यहाँ पे 2 क्वेश्चन और करवाने हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6। दोनों अब इजी हो जाएंगे, ये करने के बाद बहुत ज़्यादा इजी। अब ये जो लेक्चर नंबर आपके पास में 11 है आई थिंक, या फिर 12 है, इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में बांट रहा हूँ। मतलब कि ये अगर लेक्चर नंबर फॉर एग्जांपल 12 है, तो ये 12A और B में वो दोनों क्वेश्चन कराऊँगा। ठीक है, डिफरेंट लेक्चर इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, समझ लो, ताकि फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में आ जाइए। ठीक है, अच्छे से ये चीज़ समझ लेना, फिर उसके बाद आप स्विच करेंगे। क्लियर है आपके पास में? राइट, चलिए, तो अच्छे से ये देख लो, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर आपके पास में कौन सा कराऊंगा? 5 and 6। ठीक है, चलिए।